नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी बोर्ड सक्सेस में। आज हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाने वाले हैं और एपीएस के एग्ज़ाम के हिस्ट्री के जो बेस्ट 10 क्वेश्चन हैं उनको देखने वाले हैं। ये आपके यूपी पीसीएस और उत्तराखंड पीसीएस जो प्री एग्ज़ाम होने वाले हैं इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। ऐसा एक्सप्लेनेशन आपने कभी नहीं देखा होगा। तो आज चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इंडिया जब इंडिपेंडेंस हो रहा था, जब भारत स्वतंत्र हो रहा था, चलो मैं इसको हिंदी में स्टार्ट कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। इसको आप हिंदी में भी देख सकते हैं, इंग्लिश में देख सकते हैं। तो इसमें ये बोला है कि जब भारत स्वतंत्र हो रहा था उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था। ठीक है, तो भारत में तो उस टाइम पे गवर्नर होते थे। तो भारत में उसमें जो गवर्नर था वो कौन था? माउंटबेटन। ठीक है, गवर्नर भारत में माउंटबेटन था। पर उस समय जो इंग्लैंड में प्रधानमंत्री था आपका वो कौन था? उस समय जो प्रधानमंत्री था वो कौन था? क्लीमेंट एटली था। ठीक है, तो क्लीमेंट एटली किस पार्टी का था? क्लीमेंट एटली आपका था लेबर पार्टी का। ठीक है, और क्लीमेंट एटली हो गया आपके लेबर पार्टी का। इसके अलावा अगर हम बाकी ऑप्शनों को देखते हैं, जैसे रैमजे मैकडोनल्ड के टाइम पे क्या इंपॉर्टेंट हुआ था? रैमजे मैकडोनल्ड के टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ भी थी गोलमेज। आपने सुना होगा गोलमेज सम्मेलन। तो गोलमेज सम्मेलन कब से स्टार्ट हुए थे? आपके हुए थे 1930 से स्टार्ट हुए थे, फिर एक 31 में हुआ, एक क्या हुआ आपका 32 में हुआ। ठीक है, तो ये 3 गोलमेज सम्मेलन थे। इस गोलमेज सम्मेलन से आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि तीनों में भाग लेने वाला एकमात्र आदमी कौन था? तो उसमें बाबा साहिब अम्बेडकर जी थे, जिन्होंने इन तीनों सम्मेलनों में क्या लिया था? भाग लिया था, तीनों गोलमेज सम्मेलन में। और गांधी जी ने किस सम्मेलन में भाग लिया था? वो लिया था आपके दूसरे गोलमेज सम्मेलन में 1931 में। ठीक है, एकमात्र सम्मेलन जिसमें गांधी जी ने या कांग्रेस ने भाग लिया था वो था आपका 31वां वाला सम्मेलन। इसके अलावा रैमजे मैकडोनल्ड के टाइम में एक इंपॉर्टेंट घटना घटती है जिसको बोलते हैं हम सांप्रदायिक पंचाट। क्योंकि जो अम्बेडकर जी थे वो बार बार क्या बोल रहे थे? रिजर्वेशन की मांग कर रहे थे। तो रैमजे मैकडोनल्ड ने एक सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम कम्युनल अवार्ड की घोषणा की कि इन्होंने रिजर्वेशन दिया एससी एसटी या अदर वर्ग को। क्या है इसमें, क्या है, कुछ इलेक्टोरेट या रिजर्वेशन देने की मांग की थी। तो आपसे पूछा जाता है कि सांप्रदायिक पंचायत की घटना कब हुई थी और किसके टाइम पे हुई थी? रैमजे मैकडोनल्ड के टाइम पे। कब हुई थी? 1932 में, या तीसरे गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है, इसके अलावा अगर हम एक नाम और देखें, विंस्टन चर्चिल। ठीक है, विंस्टन चर्चिल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इन्होंने गांधी जी को क्या बोला था? अर्धनग्न फकीर। ठीक है, अर्धनग्न फकीर। ठीक है, हाफ नेकेड बैगर। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है। अब देखते हैं हम यहाँ पे, अगर आप यूपीपीएससी का प्री एग्जाम देते हैं तो मौर्य वंश उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। और इस टॉपिक से कम 1 या 2 क्वेश्चन आपको हमेशा देखने के लिए मिलेंगे, हर प्री एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो इसमें पूछा गया है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। ठीक है, तो मौर्य वंश का अंतिम शासक था आपका बृहद्रथ। ठीक है, और इस बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? इस बृहद्रथ की हत्या की थी जो मौर्य वंश का जो सेनापति था कौन था? पुष्यमित्र सुंग। पुष्यमित्र सुंग ने इस बृहद्रथ की हत्या की और अपना आप क्या कर दी? शुंग वंश की क्या कर दी? स्थापना कर दी और राजा बन गया। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बाकी ऑप्शनों को देखते हैं, देखो बाकी ऑप्शनों में अगर आपको सबसे पता है कि मौर्य वंश का सबसे प्रथम राजा कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, या इनको चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम भी बोलते हैं। इसके बाद कौन आए? इसके बाद आए बिंदुसार। ठीक है, इसके बाद कौन आए? अशोक। ठीक है, अशोक के बाद कौन आए? जो अशोक के बाद जो प्रतापी शासक आए वो आया दशरथ। ठीक है, और लास्ट शासक आया बृहद्रथ। ठीक है, अब इनके टाइम पे इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे कौन था? चाणक्य इनके क्या थे? सलाहकार थे। ठीक है, तो ये आपको देखना है। इसके अलावा अगर आप अशोक के टाइम पे देखेंगे, ठीक है, अशोक के टाइम पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो यूपी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और उत्तराखंड के लिए भी, बाकी तो आपको सबको पता है कि अशोक के किस भबरू एक अभिलेख है। अशोक ने कुछ अभिलेख लिखवाए थे। भबरू अभिलेख ने अशोक ने बौद्ध धर्म को क्या किया था? बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक के किस अभिलेख में ये लिखा हुआ है कि अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था? तो वो लिखा है आपके भबरू अभिलेख में, तो जो कहाँ पे है? राजस्थान में। जो दूसरा अभिलेख है जो बहुत इंपॉर्टेंट अभिलेख है अशोक का, वो है साहूगारों का अभिलेख। ठीक है, साहूगारों का अभिलेख ये आपका कहाँ पे है? यूपी में है। और इस अभिलेख में अशोक ने ये लिखा है कि अकाल, यूपी में क्या आता है? अकाल आता है। अकाल में मैंने वहाँ के लोगों के लिए अन्न की व्यवस्था की है। तो ये वाला अभिलेख बार बार पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा अभिलेख है अशोक का जिसमें अकाल के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो अशोक के बारे में ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए। इसके बाद अगर हम दशरथ की बात करें तो दशरथ ने क्या इंपॉर्टेंट काम किया था? दशरथ ने एक इंपॉर्टेंट चीज़ की थी कि बिहार में इसने बारबरा और नागार्जुनी की 2 गुफाएं बनाई थी। बारबरा और नागार्जुनी की क्या बनाई थी? गुफाएं बनाई थी। ठीक है, तो ये पूछा जाता है बारबरा और नागार्जुनी की गुफाएं किसने बनाई थी? तो वो कुछ अशोक ने बनाई थी, पर मेन आता है आपका दशरथ ने बनाई थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे।
प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये सब आपको पता ही है कि WC बनर्जी थे। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में हुई थी। किसके सहयोग से हुई थी, वो आपको पता ही है कि A.O. ह्यूम, ठीक है, जो A.O. ह्यूम थे उनकी उनकी सपोर्ट से हुई थी, ठीक है। कहाँ पे इसका पहला सम्मेलन हुआ था, वो आपको पता है कि आपका ये आपका मुंबई में ये इसका क्या हुआ था, पहला सम्मेलन हुआ था, ठीक है। इतना जानना जरूरी है। इसके अलावा आप देखते हैं कि दादा भाई नौरोजी, तो दादा भाई नौरोजी एकमात्र आदमी थे जो तीन बार इन्होंने क्या की थी, इसकी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दादा भाई नौरोजी ने कितनी बार इसकी अध्यक्ष की थी, 3 बार की थी, ठीक है। एक तो दूसरे में की थी 1986 में, ठीक है, और एक इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है दादा भाई नौरोजी का, आता है 1906 वाला। ये बार बार पूछा जाता है कि दादा भाई नौरोजी ने 1906 की सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, वो की थी दादा भाई ने, क्योंकि 1906 का जो सम्मेलन हुआ था, ठीक है, वो कहाँ हुआ था, बनारस में हुआ था। और इसमें एक वर्ड यूज किया गया था जिसको बोला था स्वराज। तो स्वराज वर्ड कांग्रेस के मन से पहली बार किसने यूज किया था, वो क्या था आपका दादा भाई नौरोजी ने। कब किया था, 1906 के सम्मेलन में, ठीक है। और ये भी पूछा जाता है कि ये तो कांग्रेस के सम्मेलन में हो गया, पर अगर हम पूछेंगे कि स्वराज शब्द की स्थापना सबसे पहले किसने बोला था, तो स्वराज शब्द सबसे पहले बोला था आपका दयानंद सरस्वती जी ने, ठीक है। और कांग्रेस के मन से किसने बोला, दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। इसके अलावा गोखले जी देखते हैं, ठीक है। तो गोखले जी ने भी 1905 के कांग्रेस सम्मेलन की क्या अध्यक्षता की थी, और इन्होंने 1905 में एक क्या बनाया था, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, ठीक है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, गोखले जी ने की थी। गोखले जी क्या थे, गांधी जी के क्या थे, राजनीतिक गुरु भी थे, ठीक है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन है आपके, गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, ठीक है। एनी बेसेंट को हम देखते हैं, तो एनी बेसेंट ने क्या किया था 1917 में, ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी 1917 में। इन्होंने क्या किया था, 1917 के अधिवेशन में इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, ठीक है। अगर हम पूछेंगे कि पहली भारतीय महिला जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, वो क्या था आपका 1925 में किसने किया था, वो क्या था, श्रीमती सरोजनी नायडू जी ने किया था 1925 में, ठीक है। और कहाँ पे हुआ था सम्मेलन, ये हुआ था आपका कानपुर में, ठीक है। तो ये सारी डिटेल आप याद रख सकते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि कितनी महिलाओं ने टोटल कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, तो 3 महिलाओं ने की थी, ठीक है। तो पहली तो एनी बेसेंट हो गई, दूसरी आपकी सरोजिनी नायडू हो गई, और तीसरी जो महिला थी उनका नाम मैं थोड़ा मिस कर रहा हूँ, उन्होंने 1933 में किया था, ठीक है। तो आप वो देख सकते हैं कि तो 3 महिलाएं ऐसी थी जिन्होंने कांग्रेस की क्या की थी, अध्यक्षता की थी, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें ये फिर से देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था। ये 2 दलों में बढ़ गया था, एक था आपका गरम दल और एक था आपका यहाँ पे नरम दल, ठीक है। गरम दल में आपको पता ही है कि लाल बाल पाल हो गया, और नरम दल में बाकी जो लोग हैं वो नरम दल के होते थे, ठीक है। तो गरम दल के कौन कौन है आपके पास, लाल, एक बाल और एक पाल, ठीक है। लाल कौन हो गए, विपिन, ये, ठीक है, लाला लाजपत राय। बाल हो गया आपके बाल गंगाधर तिलक, पाल हो गया बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। एक और थे इनमें, इनके साथ अरविंदो घोष, ठीक है। तो ये चारों लोग क्या थे आपके गरम दल के थे। तो 1907 का अधिवेशन कहाँ हुआ था, ये हुआ था आपका सूरत में हुआ था, ठीक है। इसको सूरत स्प्लिट भी बोलते हैं या सूरत विघटन भी बोलते हैं। तो इस समय जब अध्यक्ष कौन इसकी अध्यक्षता कर रहा था, वो कर रहे थे आपके राज बिहारी घोष, ठीक है। राज बिहारी घोष जी यहाँ पे क्या कर रहे थे, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, ठीक है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। देखो 1909 क्यों इंपॉर्टेंट है, 1909 में एक एक्ट आया था जिसको आप बोलते हैं मार्ले मिंटो एक्ट, ठीक है। मार्ले मिंटो एक्ट ने क्या किया था, सांप्रदायिक निर्वाचन की प्रणाली को स्टार्ट किया था, ठीक है। धर्म के आधार पर आपको क्या किया गया, वोट मिलेगा, इस राजनीति को स्टार्ट किया था। 1917 में आपको पहले बता चुका एनी बेसेंट। और 1939 क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1939 में एक अधिवेशन है, तो जिसको हम बोलते हैं त्रिपुरी अधिवेशन, ठीक है। त्रिपुरी अधिवेशन में आप इसके अध्यक्ष कौन बने थे त्रिपुरी अधिवेशन के, वो बने थे आपके सुभाष चंद्र बोस जी, ठीक है। पर सुभाष चंद्र बोस जी ने इसमें क्या कर दिया था, रिजाइन मार दिया था, और उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था, और एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम दिया जाता है आपका फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है। तो फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी कब बनी थी, 1939 में, और किसने बनाई थी, वो बनाई थी सुभाष चंद्र बोस जी ने। जब सुभाष चंद्र बोस जी ने उस अधिवेशन को छोड़ दिया था, तो फिर अध्यक्ष कौन बना था, तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता था। उस समय अध्यक्ष कौन बने थे, आपके राजेंद्र प्रसाद जी बने थे 1939 में, ठीक है। इतना आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे, ठीक है। सिखों के अंतिम गुरु आप सभी को पता है गुरु गोविंद सिंह जी है थे, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह जी आपको पता ही है कि पहले सिखों में क्या होता थी, वंशवाद की प्रथा चलती थी, पर कुछ कारणों से गुरु गोविंद सिंह जी के जो भी पुत्र थे उनको क्या हुआ कि उनको सज़ा मिल गई या वो जीवित नहीं रह पाए। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में इन्होंने घोषणा खालसा पंथ की स्थापना की। इन्होंने कौन सी स्थापना की, खालसा पंथ की स्थापना की,
ठीक है। तो ये बार बार आपसे पूछा जाता है खालसा मत की स्थापना कितने की? गुरु गोविंद सिंह जी ने की। कब की थी? 1699 में। और इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जो सिखों की एक पवित्र किताब होती है उसको बोला कि अब से ये क्या होंगी, मेरी वंशज होगी, मतलब, या जो सिखों का जो भी गुरु होगा वो होगी आपकी गुरु ग्रंथ साहिब होगी। ठीक है, तो इतना आप ध्यान रख सकते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था आपका पटना में। ठीक है, और इसीलिए पटना को क्या बोला जाता है? पटना साहिब भी कहा जाता है। और यहाँ पे एक भव्य गुरुद्वारा भी इस्टेब्लिश है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बाकी को देखते हैं, गुरु तेग बहादुर। ठीक है, गुरु तेग बहादुर गुरु गोविंद सिंह जी के पिताजी थे। ठीक है, और इनको क्या किया था आपका? औरंगजेब ने इनको क्या की थी? फांसी की सज़ा दी थी। ठीक है, औरंगजेब ने इनको क्या किया था? फांसी या मृत्युदंड दिया था। ठीक है, इतना ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा आप गुरु हरकिशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने क्या किया था? पहली बार इन्होंने सिखों को बोला था, नहीं तो इससे पहले सिख क्या होते थे? शांत स्वभाव के होते थे। इन्होंने सिखों को बोला कि आप हथियार उठाओ और मांस भी आप क्या कर सकते हैं? सेवन कर सकते हैं। तो ठीक है, हथियार उठाने की प्रथा और मांस खाने की प्रथा को भी किसने स्टार्ट किया था? गुरु हरकिशन जी ने बोला था कि आप एक योद्धा टाइप बनो। ठीक है, इसीलिए तो आप अभी देखते हैं कि सिखों के पास हमेशा क्या होता है? कृपाण होता है, जो एक चाकू होता है, वो सिख पहन सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हुमायूंनामा पुस्तक किसने लिखी? ठीक है, तो हुमायूंनामा की पुस्तक लिखी थी गुल बानो बेगम ने। ठीक है, ये हुमायूं की क्या थी? छोटी बहन थी। और बस इसमें आपको इतना ही है। बस ये पूछा जा सकता है कि हुमायूं का जो मकबरा है आपका वो कहाँ है? हुमायूं का मकबरा आपका कहाँ पे है? दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में आपका हुमायूं का मकबरा है। यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट ये नाम मिल रहा है आपको, अबुल फजल। ठीक है, तो दो नाम हमेशा आते हैं, एक होता है अमीर खुसरो, ठीक है, और एक है आपका अबुल फजल। ठीक है, तो अबुल फजल किसके टाइम पे था? अबुल फजल आपका किसके टाइम पे था? अकबर के टाइम पे था। ठीक है, तो अबुल फजल ने एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब लिखी है जिसका नाम है आपका आईने अकबरी। ठीक है, आईने अकबरी के कितने पार्ट है? आईने अकबरी के 3 पार्ट हैं। अगर हम उत्तराखंड में देखें कि जो आईने अकबरी का उत्तराखंड के साथ बहुत ही बढ़िया संबंध है, क्योंकि उत्तराखंड का एक राजा था उस समय, सहजपाल गढ़वाल का, तो उसका जिक्र भी इस बुक में मिलता है, आईने अकबरी में। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है उत्तराखंड के रिलेटेड। ठीक है, इसके अलावा आपको बस ठीक है। और अमीर खुसरो की हम यहाँ पे बात कर रहे थे, तो अमीर खुसरो किसके समकालीन था? तो अमीर खुसरो एकमात्र ऐसा राइटर था या कवि था जो 7 राजाओं के समकालीन था। ठीक है, तो अमीर खुसरो ने पूरा तुगलक वंश भी देखा। ठीक है, तुगलक वंश के बाद इसने खिलजी वंश को भी उसने देखा था। ठीक है, खिलजी वंश को भी देखा था। और ये अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन भी था। अलाउद्दीन खिलजी के क्या था? ये समकालीन था और 7 राजाओं के समकालीन हुआ करता था। इसने तुगलक वंश भी देखा है और इसने खिलजी वंश को भी देखा है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम। गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्ति हुई? ठीक है, तो जितने भी स्थान हैं यहाँ पे ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। गौतम बुद्ध को तो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो गया में हुई थी, जिसको हम बौद्ध गया भी बोलते हैं। और किस वृक्ष के नीचे हुई थी? तो एक पीपल का वृक्ष था, उसके नीचे उनको क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वो वृक्ष अभी तक भी वहाँ पे मौजूद है, भले ही उस वृक्ष को बार बार काटा गया, तोड़ा गया। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में अकबर ने ये वृक्ष लगाया था। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बाकी बात करें, ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसके बाद यहाँ पे जो बाकी हैं जैसे लुम्बिनी कहाँ पे? नेपाल में है। यहाँ पे महात्मा बुद्ध जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है, सारनाथ में इन्होंने अपना क्या किया था? पहला उपदेश दिया था जब हमको ज्ञान प्राप्त हो गया था गया में। इसके बाद सारनाथ में इन्होंने क्या किया था? अपने 5 दोस्तों को, जो इनके 5 दोस्त थे, उनको क्या किया? उन्होंने ज्ञान दिया था। ठीक है, नहीं सॉरी, 5 दोस्तों को नहीं, इस सारनाथ में इन्होंने अपना पहला ज्ञान दिया था। ठीक है, बस इतना ध्यान रख लो आप। दूसरा कुशीनगर में इन्होंने अपना क्या था? अपना शरीर को त्याग कर दिया था। ठीक है, तो इनको भी अलग अलग नाम दिया जाता है। जब भी उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस प्रोसेस को हम बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, इतना ध्यान रख सकते हैं आप। जब उन्होंने क्या है कि अपना प्राण त्यागा था उसको बोलते हैं महापरिनिर्वाण। ठीक है, इसको आप याद रख सकते हैं, महापरिनिर्वाण की घटना हुई थी, इन्होंने महापरिनिर्वाण किया था। अब गौतम बुद्ध जी के साथ भी कुछ जानवर भी जुड़े हुए हैं। तो जानवर जैसे क्या है? सबसे पहला जानवर होता है उसमें एक हाथी। ठीक है, हाथी क्यों इंपॉर्टेंट है? हाथी आपको पता है कि उसका जो वोम्ब होता है वो बहुत बड़ा होता है। तो जब भी महात्मा बुद्ध मतलब अपनी माता के गर्भ में आए तो उस सिंबल को किससे दिखाया जाता है? हाथी से दिखाया जाता है। ठीक है, और जब उनको ठीक है हाथी से दिखाया जाता है। जब उन्होंने गृह त्याग किया, जब वो अपने घर को छोड़कर चले गए, तो आदमी किस में बैठकर घर को छोड़ के जाएगा? तो वो जाता है घोड़े में बैठकर। ठीक है, तो घोड़ा किसका सिंबल है? कि वो घर छोड़कर चले गए थे। तीसरा, जब जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया और उन्होंने जब उस ज्ञान को फैलाना था, इधर से उधर फैलाना था, तो आपने देखा होगा कि भारत का जो एम्बलम है जिसमें 4 शेर बने होते हैं, वो चारों तरफ देख रहे हैं। तो चारों तरफ मतलब वो चारों तरफ क्या कर रहे हैं? ज्ञान फैला रहे हैं। जो भारत का आपने देखा होगा भारत सरकार का जो सिंबल है शेर वाला, तो उसमें वो चारों तरफ ज्ञान फैला रहे हैं। तो ये शेर क्या दिखाता है? कि वो क्या कर रहे हैं? आपके महात्मा बुद्ध जी चारों ओर क्या अपना ज्ञान फैला रहे हैं। ठीक है, इतना ही आप ही काफ़ी है।
ये इंपॉर्टेंट बुक है यहाँ पे कथासरी सागर। तो कथासरी सागर जो बुक ली है वो आप लिखी है आपकी सोमदेव ने, ठीक है। तो कलण, ठीक है, कलण कलण ने एक इंपॉर्टेंट बुक लिखी है जिसका नाम है राजतरंगिणी, ठीक है। ये उत्तराखंड के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। और राजतरंगिणी में क्या मिलता है आपका कश्मीर का क्या मिलता है आपका इतिहास मिलता है। और कश्मीर में कौन एक राजा था, वो था उस समय ललिता मुक्तापीठ। ललिता मुक्तापीठ ने उत्तराखंड पे आक्रमण किया था। इसकी जानकारी आपको किस बुक से मिलती है, राजतरंगिणी को, जिसको किसने लिखा था, आपका कलण ने लिखा था, ठीक है। कालिदास की आपको बुक है पता ही है, कुमार संभवम, ठीक है। कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम बुक उत्तराखंड के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो भरत की कहानी है जो हमारे उत्तराखंड के कोटद्वार से क्या है संबंधित है, ठीक है। या मालिनी आश्रम या भरत आश्रम, जो भी आश्रम आप बोल सकते हैं, मालिनी नदी के तट पर एक आश्रम है, उसकी कहानी आपको कहाँ मिलती है, अभिज्ञान शाकुंतलम में देखने के लिए मिलती है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बाजार नीति, ठीक है। तो बाजार नीति कभी भी आपके पास आएगा तो उसका सीधे सीधा आंसर होता है अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने और क्या काम किए, तो अलाउद्दीन खिलजी के कुछ इंपॉर्टेंट काम देखते हैं। एक तो बाजार नीति इसने बनाई, इसने एक केंद्रीकृत सेना बनाई, एक सेंट्रल फोर्स बनाई। जैसे अभी हमारी क्या एक आर्मी होती है, नेवी होती है, वैसे इसने अपनी एक क्या बनाई, सेना बनाई, ठीक है। तो पहला शासक था जिसने एक केंद्रीय सेना बनाई थी, वो बनाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। इसने टैक्स को 50% बढ़ा दिया था, ठीक है। 50% टैक्स इसने बढ़ा दिया था। इसके अलावा इसने और क्या काम किए थे, इसके अलावा इसने जो एक क्या था, दाग और चेहरा, ठीक है। इसने घोड़ों को या जानवरों को क्या करना, दागने की प्रथा स्टार्ट की थी कि ताकि उनकी पहचान बनी रहे। और चेहरा इन्होंने इसने किन को नाम दिया, इसने अपने सैनिकों को एक चेहरा, सबको एक अपनी पहचान दी, मतलब, ठीक है। तो ये इसके काम हो गए। मोहम्मद बिन तुगलक का आपको पता ही है कि टोकन करेंसी चलाई थी इसने, ठीक है, सांकेतिक मुद्रा, तो जो क्या हुई थी पूरी तरीके से फेल हो गई थी, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक को। तो मोहम्मद बिन तुगलक का बस एक इंपॉर्टेंट है कि इसको क्या बोला जाता था, जौना खां बोला जाता था। इसका जो नाम था, इसका नाम था जौना खां, ठीक है। तो आपने एक शहर सुना होगा जौनपुर, ठीक है। तो जौनपुर जिसको हम क्या बोलते हैं, पूर्व का सिराज बोलते हैं, पूर्व का सिराज बोलते हैं, ये यूपी में है। तो ये शहर किसकी याद में बसा है, ये बनाया है मोहम्मद बिन तुगलक की याद में बना हुआ है। और किसने बसाया था, इस मोहम्मद बिन तुगलक के भाई फिरोज शाह तुगलक ने इस शहर की क्या रखी थी, नींव रखी थी। और इस जौनपुर में कौन सा वंश राज करता था, वहाँ पे जो वंश राज करता था, सरकी वंश, ठीक है। तो ये याद रख लेना आप कि इसमें कौन सा वंश राज करता था, सरकी वंश राज करता था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिख जाएगा सरकी वंश आ रखा है। चलो अब अब देखो, इसमें अगर हम बाकी ऑप्शन को देखें, इल्तुतमिश, देखो इल्तुतमिश ने क्या काम किया था। एक तो इसने क्या किया था कि चालीसा की स्थापना की थी। चालीसा के कौन थे, चालीसा क्या थे, 40 गुलामों की एक सेना थी जो हर टाइम इल्तुतमिश के चारों ओर रहती थी और उसकी रक्षा के लिए होती थी, या उसके परिवार की रक्षा के लिए, या उसको सुझाव देने के लिए होती थी। बलबन ने क्या किया, इल्तुतमिश ने और बाकी क्या काम किया, इल्तुतमिश ने एक काम किया कि इसने कुतुब मीनार को क्या किया था, पूरा करवाया था, ठीक है। और फिर आता बलबन ने क्या किया कि बलबन ने इस चालीसा को क्या कर दिया, जो इल्तुतमिश ने बनाई थी उसको क्या कर दिया था, भंग कर दिया था, ठीक है। और बलबन ने बाकी और क्या काम किए, बलबन ने एक लोह और रक्त की नीति चलाई, ठीक है, लोह और रक्त, ठीक है। बलबन इतना क्रूर माना जाता है कि वो जब भी कोई उसके दरबार में जाता था तो वो कभी सिर नहीं उठा सकता था। अगर वो सिर उठाता था तो वो सीधे उसका क्या था, गला काट देता था, ठीक है। तो इससे दो प्रथाएं चली। एक उसने बोला सिजदा, आपने गाना भी सुना होगा सिजदा के, और जिसमें क्या होता है, आदमी सिजदे के 100 पर ऐसा कुछ गाना है, उसमें क्या होता है, आदमी झुकता है, हमेशा सिजदा करता है, ठीक है। और एक है आपकी पैबूस, ठीक है। तो सिजदा में क्या होता है कि वो आदमी झुकता है, तो बलवन के सामने कोई भी जाएगा तो हमेशा झुक के ही जाएगा, वो कभी भी सिर नहीं उठा सकता, नहीं तो बलवन उसका क्या करेगा, सिर दरसड़ा कर देता। और पैबोज में क्या होता है आपको कि उस बलवन के पैरों को क्या होगा, चूमना पड़ेगा, ठीक है। मतलब एक तरीके से ये दिखाना पड़ेगा राजा को कि मैं उसके नीचे हूँ। तो सिरदा और पैबोज किसने चलाई थी, बलवन ने चलाई थी। और चालीसा को किसने भंग किया था, बलवन ने। लोह और रक्त की नीति किसने चलाई थी, बलवन ने चलाई थी। बलवन ने एक काम और किया, बलवन ने नवरोज एक फारसियों का त्यौहार है या ईरानियों का एक त्यौहार होता है, नववर्ष होता है, उसको भी भारत में किसने चलाया था, बलवन ने चलाया था। ये बार बार पूछा जाता है, ठीक है। ये हमने सारे देख लिए। अब बुलंद दरवाज़ा का निर्माण, ठीक है। तो बुलंद दरवाज़ा का निर्माण आपको पता है किसने करवाया था, अकबर ने करवाया था। अकबर ने कब करवाया था, 1602 में। ये क्या हुआ था, गुजरात विजय से लौट के आया था। ये इसका अंतिम विजय थी, गुजरात विजय, ठीक है, अशोक। तो इसने खुश होकर क्या किया था, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। कहाँ करवाया था, ये करवाया था आपका फतेहपुर सीकरी में। इसने इसका क्या करवाया था, निर्माण करवाया था, ठीक है। अब शाहजहाँ की बात करेंगे। शाहजहाँ का आपको पता है कि शाहजहाँ ने क्या बनाया था, ताजमहल की स्थापना की थी। ताजमहल बनवाया था। कुतुब शाही वंश, ठीक है। ये कुतुब शाही वंश आपका कहाँ चलता था, ये चलता था हैदराबाद में, ठीक है। हैदराबाद में इसने चार मीनार की स्थापना की, ठीक है। कुली कुतुब साहब ने क्या बनाया था, आपका चार मीनार, जो हैदराबाद में इसकी स्थापना की। देखो इब्राहिम सरकी, मैंने आपको बता दिया था कि ये कहाँ के राजा थे, ये आपके जौनपुर के राजा थे, ठीक है, जौनपुर के राजा थे। तो इनको भी आपको क्या रखना, याद रखना है।
बस। तो इस तरीके से जो हिस्ट्री के हमारे ये क्या है 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए हैं बिल्कुल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरीके से इंपॉर्टेंट आपको फैक्ट मिलते जाएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।